तब एमआईएम वालों की तरफ से एक काफ़ी लहर था कि हम 1 नंबर पे रहेंगे, कांग्रेस 3 नंबर पे रहेगा, जदयू 2 नंबर पे रहेगा। परिणाम आने के बाद सब लोगों ने देखा भी, समझा भी, जाना भी कि 1 नंबर वाले कैसे खिसक करके 3 नंबर पे चलेंगे और 3 नंबर वाले 1 नंबर पे। तो ये लड़ाई पहले समझ लीजिए इंडिया वर्सेस एनडीए की है, ठीक है। तो हमारे जो नेताजी जो है, जिनका जो ये भाषण था, उनके भाषण में ये चीज़ था कि या तो आप एनडीए को दीजिए या तो आप इंडिया को दीजिए, आपको चुनना इन्हीं दोनों में से। राष्ट्रपाल साहब, जैसे कि लोकसभा चुनाव परसों खत्म हुआ है और ऐसे में गहमा गहमी चल रही है कि कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कि हम लोग जीत रहे हैं, एमआईएम के लोग बोल रहे हैं कि हम लोग जीत रहे हैं, और वहीं पे देखा जदयू के लोग बोल रहे हैं हम लोग जीत रहे हैं। ऐसे में आपने खुद से लगभग पूरा लोकसभा क्षेत्र घूमा और देखा भी किया कि आपके जो सांसद प्रत्याशी थे डॉक्टर आज़ाद साहब, उनसे लोग बहुत ज़्यादा नाराज। तो ऐसे में आप लोग क्या कुछ फेस करना पड़ा और क्या लग रहा है कौन जीत रहा है यहाँ पर? सबसे पहले अपना गांव और केडीवी लाइव के माध्यम से मैं किशनगंज की 16 लाख जनता को धन्यवाद देता हूं कि आगामी चुनाव में जो 26 तारीख को लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ, उसमें आप लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अपने मत का अधिकार, जो आपका अधिकार है आपके मत का, उसको सही तरीके से उसका इस्तेमाल किया और सही जगह पे आपने वोट दिया। अब बात करते हैं आपके सवाल की। देखिए, हर पार्टी अपना अपना एक आंकड़ा लगाता ही है, इसमें कोई सी गलत बात भी नहीं है और हर पार्टी को लगता है कि हम जीत रहे हैं। अब जैसे कि हम गठबंधन में हैं तो हमें लगेगा कि हमारी पार्टी भी जीत रही है, हम भी बोल सकते हैं, लेकिन हम आपको जो बोलेंगे वो ज़मीनी हकीकत बोलेंगे कि जब चुनाव का रिज़ल्ट 4 तारीख को आएगा, जब इसका परिणाम किशनगंज के साथ साथ हिंदुस्तान के 140 करोड़ आवाम जब देखेंगे तो ये बिल्कुल अद्भुत नज़ारा होगा। और इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट हैं किशनगंज में, जनाब डॉक्टर आज़ाद साहब, वो कम से कम 20 से 30 हज़ार के मार्जिन से लीड करेंगे। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि 1 लाख 2 लाख, ऐसा नहीं है। जो ज़मीनी हकीकत के आधार पे मैं बात कर रहा हूँ कि 20 से 30 हज़ार के बीच में वो लीड करेंगे इंशाअल्लाह। एक बात ये है कि हमने आपसे पूछा भी कि लोगों में उनकी नाराज़गी थी, फिर नाराज़गी होने के बावजूद उसको कैसे वोट मिल सकता है, जबकि उनके सामने में दो नेता ऐसे खड़े थे जो किसी नाम के मोहताज नहीं और किसी पार्टी के मोहताज नहीं। उन दोनों का पार्टी भी अपने आप में बहुत ताकतवर है और नेता भी। ऐसे में डॉक्टर साहब को लेकर जो नाराज़गी है, ऐसे में आप लोग बोल रहे हैं जीत रहे हैं, तो कैसे जीत रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जैसा कि आपने अभी कहा है कि दोनों जो नेता उनके सामने जो खड़े थे, वाकई वो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। दोनों अपने अपने जगह पे बहुत ही मजबूत शख्सियत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब चुनने की जब बारी आती है तो अक्सर आपने यही देखा होगा, इससे पिछले बार भी चुनाव में जब 2019 का चुनाव हो रहा था, तब एमआईएम वालों की तरफ से एक काफ़ी लहर था कि हम 1 नंबर पे रहेंगे, कांग्रेस 3 नंबर पे रहेगा, जदयू 2 नंबर पे रहेगा। परिणाम आने के बाद सब लोगों ने देखा भी, समझा भी, जाना भी कि 1 नंबर वाले कैसे खिसक करके 3 नंबर पे चलेंगे और 3 नंबर वाले 1 नंबर पे। तो ये जो आप बोल रहे हैं आक्रोश, पहली बात तो ये है कि नाराज़गी कहीं पर नहीं थी, थोड़ी बहुत कुछ लोगों के बीच में नाराज़गी थी। एक अफवाह का लहर था, उस अफवाह में जो है भोले भाले लोग फंस जाते हैं। लोग को काम से मतलब रखना है, लोगों को अपनी तरक्की से मतलब रखना है, लोगों को विकास से मतलब रखना है। तो जावेद साहब के टाइम में ये सब चीज़ बहुत हद तक हुआ। जो चीज़ नहीं हुआ है, इंशाअल्लाह ताला आने वाले 4 मई को, जब 4 जून को जब परिणाम घोषित होगा और इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में अगर इंडिया गठबंधन की सरकार अगर बनेगी तो जितने भी मैनिफेस्टो में वादे किए, ख़ास तौर पे जो हमारा मेन मुद्दा है वो एएमयू को लेकर के है और किशनगंज की तमाम जनता देखेगी भी कि किस तरीके से इस पे काम होगा। और काम ही नहीं होगा, वो चीज़ को लाने का भी काम होगा और यहाँ पे बसाने का भी काम होगा, जिस संकल्प के साथ हम तमाम यहाँ पर पार्टी विशेष काम नहीं है, क्योंकि किशनगंज के 16 लाख आवाम चाहते हैं, किशनगंज ही नहीं, किशनगंज सटे हुए पूर्णिया, बायसी, डगरवा या आप अररिया ले लीजिए, कटिहार ले लीजिए, बंगाल पर आप चले जाइए, सारे के सारे लोगों का एक ही ख्वाहिश है कि यहाँ पे एएमयू आना चाहिए। तो ये कोई पार्टी विशेष वाली काम नहीं है, इसमें हम जब ऐसा चीज़ होगा तो इंशाल्लाह सारे के सारे लोग मिल कर के लगेंगे और उस पर
कामयाबी भी आपने मिलेगी। ये बात कही कि इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, उससे मुझे याद आया कि बिहार के कुछ जिलों में अभी भी चुनाव होना बाकी है। पूर्णिया के लिए, चूँकि आप राजद से हैं, पूर्णिया के लिए राजद का कहना है कि आप चाहे तो इंडिया गठबंधन को वोट करें या फिर आप बीजेपी गठबंधन से जो है उन्हें वोट करें। तो पूरे देश के लिए बात लागू होती है या सिर्फ पूर्णिया के लिए बात थी कि चाहे तो इंडिया गठबंधन करें या फिर बीजेपी के साथ चले जाए? और लोगों से आप क्या कहना चाहिए, राजद के इस बात का क्या? देखिए, जो ये भाषण में जो ये वक्तव्य जो निकला है, इसका देखिए, इसका दो तरह का लोगों ने मतलब अपने से निकाल लिया। यहाँ पर लड़ाई पहले समझ लीजिए इंडिया वर्सेस एनडीए की है, ठीक है। तो हमारे जो नेताजी जो है, जिनका जो ये भाषण था, उनके भाषण में ये चीज़ था कि या तो आप एनडीए को दीजिए या तो आप इंडिया को दीजिए, आपको चुनना इन्हीं दोनों में से। आप पहले इस चीज़ को समझ लीजिए। यहाँ पर ना कोई सांसद चुनने जा रहा है, ना कोई विधायक चुनने जा रहा है। यहाँ पर लड़ाई है प्रधानमंत्री की। यहाँ पे हम लोगों को चुनना है हिंदुस्तान की सरकार को, ना कि ज़िले के सांसद को। तो यहाँ पे जो कहने का संदर्भ यही था, या तो हम या तो वो, तीसरा तो कोई है ही नहीं बीच में। जो भी है वो बिचौलिया है। सर, एक सवाल यह है कि क्या किशनगंज को उस तरह से देखा जा रहा है कि किशनगंज किंग कांग्रेस का सिक्योर सीट है? क्योंकि ना यहाँ पे राहुल गांधी जी आए, ना प्रियंका गांधी जी आई, कोई भी कांग्रेस का बड़ा लीडर, सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष को छोड़ कोई नहीं आया। इसको लिए क्या कहेंगे आप? तो आपके कहने के मुताबिक कि जो है खड़गरे जी जो हैं वो बड़े नेता नहीं हैं, वो राष्ट्रीय नेता हैं। जब उनका गांधी परिवार से एक का भी नहीं आ नहीं, जब उनका आगमन हो ही गया तो मुझे नहीं लगता कि उनके बाद फिर किन्हीं के आने की ज़रूरत थी। इमरान प्रतापगढ़ी भी यहाँ पर आए, गांधी परिवार से नहीं आए, तो इसका कोई बहुत बड़ा इश्यूज़ नहीं है। क्योंकि हमारे जो स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आकर के सभा करके गए। इमरान प्रतापगढ़ी जो है अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो यहाँ पर आकर के सभा करके गए। और जो है आरजेडी के भी कई जो है बड़े लीडर यहाँ पर आकर के प्रोग्राम करके गए। कांग्रेस के भी कई सारे दिग्गज नेता यहाँ पर आकर के प्रोग्राम करके गए। तो जब इतने सारे लोग आ चुके तो मुझे कहीं नहीं लगा, या हमारे किसी भी पार्टी के लोगों को नहीं लगा कि राहुल गांधी जी का भी आना बहुत ज़रूरी हो गया, या इनका भी प्रियंका गांधी का भी आना बहुत ज़रूरी। क्योंकि यहाँ पे जावेद साहब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ पे चुनाव लड़ रही है। इसको आपको समझना। देखा जा रहा है कि इस बार एमपी साहब अपने साहबजादे को लॉन्च किए हैं और लोगों में बातें चल रही कि आने वाला वक्त के वो 2025 के किशनगंज से विधानसभा प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। लोगों में बात चलती है और ऐसे में दानिश इकबाल साहब खुद विधानसभा प्रत्याशी हैं और लोग चाह भी रहे हैं कि विधानसभा प्रत्याशी बने। ऐसे में आपका क्या स्टेप है और क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? हाँ, देखिए, पहली बात तो ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने अपने मुँह से कभी नहीं कहा कि मैं विधानसभा का प्रत्याशी हूँ। अब लोग अगर पसंद करते हैं तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ। दूसरी बात कि ये कह देना कि जावेद साहब ने अपने बेटे को लॉन्च कर दिया है, ये सरासर मेरे ख्याल से गलत हो जाएगा। क्योंकि हर मुश्किल घड़ी में या आप हर अच्छे चीज़ों में देखेंगे कि उस परिवार के लोग, चाहे वो दुख का रहे या चाहे सुख का रहे, लोग खड़े रहते हैं। मैं खुद अपने जो हमारे मामू थे डॉक्टर असद इमाम साहब, आप लोग को पता होगा 2015 में एमएलसी का चुनाव लड़े थे वो, और उनके साथ मैं दिन रात एक करके मैंने यहाँ पे चुनाव प्रचार किया, लोगों के बीच में आना जाना। तो इसका ये मतलब थोड़ी ना होगा कि क्या कहते हैं, हमारे मामू ने मुझे अपने साथ मुझे भी लॉन्च कर दिया। तो 2015 2025 10 साल का सफ़र रहा है मेरा। तो इसलिए मैं ये भी बता देता हूँ कि वो उनके बेटे हैं, साहबजादे हैं, और उनको लगा कि मैं अपने फादर के लिए कुछ कर सकूं, जनता के बीच में मैं भी जा सकूं। और उन्होंने जाकर के जावेद साहब के लिए प्रचार किया। लोगों के बीच में जो भी नाराज़गी थी, अपने फादर के बिहाफ में जाकर के लोगों से मिल करके उनकी नाराज़गी को दूर करने का भी काम किया। जो भी शिकायत थी वो भी दूर किया गया, और जो भी गलतफहमी थी उनको हटाने का काम किया। तो इससे मुझे कहीं नहीं लगता कि उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च किया। अभी जाहिर सी बात है कि चुनाव बहुत अभी दूर की बात है, और आवाम से जो कनेक्ट होता है वो एक दिन का बात नहीं है, उसमें सालों साल लग जाते हैं। मुझे खुद 10 साल लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में। तो अभी वक्त है, और वक्त दीजिए, और हकीकत सबके सामने इंशाल्लाह जब आना होगा तो आएगी।